जय हिंद। आइए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर सब्जेक्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन या फिर यूनियन एंड स्टेट्स भी कह सकते हैं। जैसे भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट किया गया, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। संघवाद की जो अवधारणा थी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर में डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, इस प्रकार के फीचर्स को इंडिया ने एडॉप्ट किया। कह सकते हैं कि यूनिटरी बेस्ड फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें कि सेंटर को सर्वे माना है और किसी भी परिस्थिति में स्टेट जो है सेंटर से या फिर इंडियन टेरिटरी से अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्या कहा कि भारत की जो जितने भी स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट के कह सकते हैं कि तहत इस यूनियन का निर्माण नहीं किया, बल्कि यह पहले से यूनियन था। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट में जो है इसे डिवाइड किया है और पूरे के पूरे कह सकते हैं यूनियन के पास यह पावर है कि जब भी चाहे किसी भी स्टेट की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को बदल सकती है, उसे यूनियन टेरिटरीज बना सकती है, उसे स्टेट बना सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। लेकिन फेडरल में डिवोल्यूशन ऑफ पावर के साथ कुछ ऐसी शक्तियों का कह सकते हैं रोल्स का, फंक्शंस का विकेंद्रीयकरण किया गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को यह अधिकार दिया गया कि आपको हम सब्जेक्ट इन द सेंस कुछ चीजें आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जिसपे आप नियम कानून जो है बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत में जो है ना एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ डिफरेंट जियोग्राफिकल वेरिएशंस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट कह सकते हैं कम्युनिटीज हैं। तो उसको देखते हुए जो लोकल वेरिएशन होना चाहिए गवर्नेंस में और जो लोकल इशूज हैं उसको देखते हुए यह कहा गया कि आप तमाम इन इशूज पे, तमाम इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप जो है नियम कानून अपने हिसाब से बना सकते हैं विथ, और या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अगर उस पर नियम कानून है तो आप उसमें भी थोड़ी लोकल वेरिएशन या लोकली इशूज के और लोकली कह सकते हैं टेंडेंसी के हिसाब से, लोकल लेवल पे जो कह सकते हैं कि लोकल पीपल का जो विश होता है उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। जो लेजिस्लेटिव है ना, विधायिका, उस विधायिका के सब्जेक्ट विभिन्न सब्जेक्ट में इसमें विभक्त किया गया है कि भाई इसमें आप नियम बनाना, इस सब्जेक्ट पे आप नियम बनाना। तो सेंटर और स्टेट के बीच अब तो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट हो गई है, हालांकि अभी उसे लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, बट ऐसा मांग किया जाता है कि अब जो लोकल बॉडीज है जैसे म्यूनिसिपल लेवल पे या फिर ग्राम पे, पंचायत लेवल पे, उसको भी थोड़ा लेजिस्लेटिव पावर दिया जाना चाहिए जो लोकल इशूज पे नियम को फॉर्मुलेट कर सके, जो कि रियल सेंस में जो है ग्राम स्वराज की अवधारणा जो गांधी जी की थी और उस गांधी जी के ड्रीम को फुलफिल हो सकेगा। लेकिन हम यहाँ बस सेंटर और स्टेट के मध्य में जो विधायिका शक्ति है उसके डिवीजन को, उसके कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला इसमें 4 लिस्ट में है, बेसिकली 3 ही लिस्ट था लेकिन एक लिस्ट और इसमें बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः जो है 4 लिस्ट है, जो कि पहले है यूनियन लिस्ट, जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, ठीक है। उसमें मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ में है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसपे कि राज्य सरकारें नियम बना सकती है, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई ऐसे प्रेसिडेंस रूल लागू हो, ठीक है, जो गवर्नर रूल कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, उस परिस्थिति में या कोई अभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई स्टेट, 2-4 स्टेट मिलके सेंटर से रिक्वेस्ट करे तो उस स्टेट लिस्ट पे भी जो है केंद्र सरकार जो है नियम कानून बना सकती है। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, जिसमें स्टेट भी और सेंटर भी दोनों मिलकर जो है नियम कानून को बना सकती है। और चौथा है रेसिड्यूरी लिस्ट, मतलब जो सब्जेक्ट अभी लिस्ट में नहीं है, जो आने वाले समय में, जैसे डाटा या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो 1947 में नहीं थी। 1947 में मीडिया एंड कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशंस था, अब नेटवर्क आ गया, डाटा आ गया, 5G 4G, तो कुछ ऐसे सूची जो भविष्य में आ सकते हैं, आने की संभावना है। जैसे अभी डाटा को न्यू ऑयल कहा गया है, तो डाटा से संबंधित कोई रूल्स बनाए, तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीजें जो कि ना केंद्र सरकार के अधीनस्थ सब्जेक्ट लिस्ट में है, ना सेंटर स्टेट की लिस्ट में है, और ना ही कह सकते हैं कि
कंकरेंट लिस्ट में, तो वैसे लिस्ट भविष्य में अगर कुछ ऐसे इशूज आते हैं तो वो कह सकते हैं ना कि अंतोगत वह शक्ति केंद्र को दी गई है कि वैसे लिस्ट जो छूट गया है या भविष्य में कोई नया इमर्ज हो गया कोई इशूज, उस पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी, यूनियन बनाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चार मतलब हम लोगों ने लिस्ट, अब हम एक एक करके जानेंगे। जो पहला हमारा है, ठीक है, वह है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र के अधीनस्थ में केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो इस लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यहाँ बता रहा हूँ, है पूरे के पूरे लिस्ट नहीं लिख रहा। इसके अंतर्गत केंद्र की सूची में, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो है 100 से अधिक ऐसे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया, भाई भारत सरकार है तो डिफेंस तो ये राज्य को देगी ही नहीं, या कोई अन्य राष्ट्र को भी नहीं देगी कि आओ तुम मेरा डिफेंस संभालो, नहीं। तो केंद्र सरकार पूरी के पूरी भारत की जो बाउंड्री है, भारत की संप्रभुता है, भारत की जितने भी भूभाग हैं, चाहे अंडमान हो, लक्षद्वीप हो, केरल हो, उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरे हिमालयन जितने भी स्टेट से बाउंड्री मिलते हैं अदर कंट्री से, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है और ये यूनियन लिस्ट में आती है। इससे संबंधित कोई भी नियम कानून में बदलाव लाने हो, नए नियम बनाने हो, कोई नियम को रिपील करना हो उस परिस्थिति में जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत यह आता है और सिर्फ इस पे केंद्र ही कानून बना सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग पूरी के पूरे भारत में एक जैसा होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग प्रणाली, उस पे जो है जैसे आरबीआई वगैरह का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सब यूनियन लिस्ट में आता है। आगे है फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम बनाती है, केंद्र सरकार एग्रीमेंट करती है, क्योंकि एक जो है संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य ही दूसरे संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य के साथ संधि कर सकता है, और जो स्टेट है वो तो संप्रभुत्व संपन्न है नहीं। ठीक है, तो स्टेट तो इसमें नहीं बना सकती, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट वगैरह होता है उसमें जो है केंद्र सरकार उससे संधि करती है। उससे अगर कुछ जैसे कहीं एफडीआई आना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ संधि की गई हो, उस परिस्थिति में जो है केंद्र सरकार उसके साथ डील करती है। देखते हो अभी जैसे मोदी कहीं जाते हैं या फिर जो बाइडेन कहीं जाते हैं या फिर कोई भी, जैसे अभी मोदी यूके गए, ठीक है, मतलब कह सकते हैं क्लाइमेट समिट में, तो अपने साथ कई एक जो है इन्वेस्टर को साथ ले जाते हैं और वहाँ भी इन्वेस्टर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे मिलते हैं ताकि हमारे देश में भी इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे है एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है, ठीक है। आगे है इंश्योरेंस है, सेंसस है जो जनगणना होता है, ऑडिटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब तमाम चीज़ें जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है यूनियन गवर्नमेंट के और यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ कुछ उदाहरण, और बहुत सारे ऐसे 100 लिस्ट हैं तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं, ठीक है। इस लिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे के सारे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि यह किस प्रकार जो है इन तमाम बिंदुओं पर जो है यूनियन गवर्नमेंट नियम कानून को फॉर्मुलेट कर सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ हम लोग पढ़ेंगे यह दूसरा है स्टेट लिस्ट। राज्य के जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें 61 हैं, 61 है, ठीक है, जिसमें है पब्लिक ऑर्डर हो गया, जो कानून व्यवस्था है, देखते हो वो सरकार के अंडर में आती है। जो पुलिस है, ठीक है, आर्मी तो डिफेंस आर्मी सब केंद्र सरकार के अंतर्गत होगी, लेकिन जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस देखते हो पुलिस वगैरह की बहाली भी राज्य सरकार ही करती है, उसकी ट्रेनिंग भी राज्य सरकार देती है, ठीक है। तो पुलिसिंग जो है, पुलिस ऑर्डर जो है, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, क्योंकि केंद्र के उतना नहीं कर सकती, इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी है, हर जगह केंद्र जो है अपने अपने, लेकिन जो मेन इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, जो आईएएस वगैरह, डीएम वगैरह या एसपी वगैरह, जो आईपीएस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के ही द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, लेकिन टेम्प्रोरी जो उन्हें गवर्न करता है वो राज्य सरकार ही करता है। और कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई प्रेसिडेंट रूल रख जाए, तो उस वक्त केंद्र के साथ वो, मतलब केंद्र की पावर होता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू गवर्नर, लेकिन ऐसे जो टेम्पोरी पावर है वह राज्य सरकार ही उन्हें हैंडल करती है। उनका ट्रांसफर हो गया इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी कार्य है, ठीक है। आगे है पुलिसिंग, मैंने चर्चा कर दी। हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित कोई नियम कानून बनाता हूँ,
तो स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्वास्थ्य पे, ठीक है, उस पर हॉस्पिटल्स वगैरह का मैनेजमेंट या फिर उसके देख रेख मतलब जो भी चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित वो स्टेट लिस्ट में बनता है। सैनिटाइजेशन हो गया, स्वच्छता हो गया, इन तमाम चीज़ों पे जो है यह स्टेट लिस्ट में है। एग्रीकल्चर हो गया, कृषि भी राज्य सरकार के अंतर्गत है। लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है, मैंने थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कहा, इसे कितना शक्तियाँ देना है, कितना फंडिंग इसे प्रोवाइड कराना है, ये सब सारे के सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं, राज्य की सूची में। फिशरीज है, मछली पालन वगैरह है, मार्केट वगैरह है, मंडी वगैरह, ये सब सारे के सारे राज्य सरकार के लिस्ट में आता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, वह है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम कानून बना सकते हैं। बट यहाँ याद रखना कि जिस चीज पे केंद्र ने नियम बनाया है और राज्य ने भी बनाया, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र सरकार के नियम को माना जाएगा, क्योंकि केंद्र अपने आप में पावरफुल है और भारत की जो यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर अपनाई गई है वो जो है टेंडेड टुवर्ड द सेंटर, उसका केंद्र के प्रति झुकाव अधिक है, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कहा जा रहा था तो उन्होंने, मैंने अभी शुरुआत में ही डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है केंद्र को मजबूती प्रदान की गई है संविधान के अनुसार, ठीक है। आगे है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कि 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ पे संबंधित जो कानून होंगे वो केंद्र भी बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट भी और राज्य सरकारें भी। दूसरा है मैरिज, शादी विवाह से संबंधित ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बनाए जाते हैं तो उसे दोनों सरकारें बना सकती है। डाइवोर्स हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, इसमें राज्य सरकारें भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। आगे है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से संबंधित। फिर लेबर वेलफेयर, जो लेबर वेलफेयर होता है श्रमिक के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, जो अगर कानून बनाता है श्रमिक कल्याण से संबंधित वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। समाचार पत्र हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चौथी सूची की बात करें, क्या है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी मतलब एक प्रकार, रेसिड्यूरी देखते हो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रेसिड्यू बच जाता है इन द सेंस कि हमने बहुत सारी चीज, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप किचन से, मतलब घर का किचन खाना जब हम बनाते हैं तो हम जो भी चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स या जो भी हम उसे काटते हैं तो अंत में कुछ रेसिड्यू बच जाता है, कुछ उसके अवशेष रह जाते हैं, वही है अवशेष। वैसी लिस्ट, वैसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आता है या छूट गया हो, समझ रहे, इन केंद्र सरकार के लिस्ट में, राज्य सरकार की लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, इन तीनों सूचियों में जो सब्जेक्ट समाहित नहीं है, वैसे कोई छूटे हुए या भविष्य में कोई ऐसा कानून जो किसी एक लिस्ट में नहीं है, उस पर अगर नियम बनाना हो, कोई ऐसा इशूज अराइज हो जाए इन फ्यूचर, तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। नॉट वेस्टेड इन एनी लिस्ट, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। हम लोग देखो फेडरलिज्म में ना कनाडियन मॉडल को एडॉप्ट किया है, ठीक है, कनाडा का मॉडल। एक देखो है पहले यूएसए का मॉडल और दूसरा है कनाडा का मॉडल, कनाडा और इंडिया। यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कि पहले तो लिस्टों का डिवीजन है, सेंटर स्टेट और कंकरेंट, लेकिन जो रेसिड्यूरी पावर है वो कनाडा में इंडिया की तरह सेंटर को दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को, और यूएसए में जो रेसिड्यूरी पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। क्लियर हो गया। लेकिन भारत का जो है कह सकते हैं वो कनाडियन मॉडल है, जो कि जो भी ऐसे इशूज जो कि रह चुके हैं, जो बच चुके हैं या जो कि किसी लिस्ट में नहीं है, वो केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएगी। क्लियर हो गया। वह इसलिए भी क्योंकि यूएसए का तो जानते हो भाई, स्टेट ने एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, गठन किया। भारत में तो ऐसा है नहीं। और अगर कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, जैसे इमरजेंसी हो, जहां प्रेसिडेंट रूल लगा हो, या फिर कह सकते हैं कि 2-4 स्टेट ने मिलकर सेंटर से रिक्वेस्ट किया हो राज्यसभा में, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन अफेयर या फॉरेन एग्रीमेंट के तहत
सेंटर ने किसी अन्य राष्ट्रों के साथ संधि की हो और उस संधि को इम्प्लीमेंट कराना हो, उस परिस्थिति में हम राज्य सरकार मतलब केंद्र जो है राज्य सरकार की भी सूची में कह सकते हैं कि कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूं, धारा 370 को ले लो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कैसे हुआ पता है? यह हुआ वहां प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है, मतलब गवर्नर का रूल था, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल है या फिर कहो कि केंद्र सरकार का ही रूल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है एक्ट ऑन द एड और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक प्रकार से कह सकते हो वहां केंद्र का शासन था। अब क्योंकि वहां प्रेसिडेंट रूल था, गवर्नर का रूल था, तो जो स्टेट लिस्ट में था वो के सारे यूनियन लिस्ट में आ गया, मतलब कि उस पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी। अब पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो झट से क्या किया, ये मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट का दिमाग देखो, वो अप्रूव करा लिया कि भाई हाँ धारा 370 को रिपील करना है या फिर उसे एब्रोगेट करना है, और फिर धारा 370 हो गया कल्याण इसका, फिर ये यूनियन टेरिटरीज बन गया। तो ये चीजें हैं कि कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में भी इस पे पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। ये संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और भारत में सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत का जितने भी राज्य हैं वो एक साथ एग्रीमेंट के तहत भारत का निर्माण नहीं किए। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिफरेंट छोटे छोटे स्टेट थे, सबने मिलकर एक संधि की, हम एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं भारत में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर ऐसा उन्हें लगा कि चलो लोकल हम बड़ी में डिफरेंट जो है स्टेट बना देते हैं ताकि लोकल इशूज जो होंगे उन्हें अच्छा से सॉर्ट आउट किया जाएगा, गवर्नेंस सुचारू रूप से चलेगा, लोगों की जो लोकल समस्याएं हैं उसे अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, अब तो देखो हम थर्ड टायर भी बनाए हैं, मतलब म्यूनिसिपालिटीज हो गया, नगर पंचायत वगैरह, मतलब पंचायत लेवल पे भी जो कह सकते हैं कि चुनाव होते हैं। म्यूनिसिपालिटी जो अर्बन लोकल बॉडी, लोकल रूरल लोकल बॉडीज पे भी चुनाव होते हैं। एक वार्ड है, वार्ड मेंबर्स, मुखिया सरपंच, यहाँ वार्ड मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कहीं नहीं तो मेयर वगैरह होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। तो वहाँ भी कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, कुछ सब्जेक्ट उन्हें भी दिया जाएगा आने वाले भविष्य में। तो अभी तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट इन फ्यूचर, ताकि जो लोकल समस्याएं हैं, जो घरेलू समस्याएं हैं या फिर उस लोकल का जो इशूज़ है उसे वहाँ लोकली ही सॉर्ट आउट किया जाए। मिनिमम कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंटरफेरेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की यहाँ जो है कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ये कनाडियन मॉडल भारत ने अपनाया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जो कंकरेंट लिस्ट में भी ऐसे कोई सूची है जो कंकरेंट लिस्ट में है और दोनों राज्य और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सेंटर का रूल ही माना जाएगा। ये पूरे के पूरे हम लोगों ने चारों लिस्ट को एज ए उदाहरण के तौर पे कुछ सब्जेक्ट मैंने अभी देने का प्रयास किया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझाया। और इसके बाद जो है ना कि हम यह जानने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, कि किन किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू उसमें कोई कानून बना सकती है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब के मतलब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, so that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.